स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सीखना है, पर मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिएगा, ये जो पायरो एसिड था, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया, एग्जैक्टली कितना, एक। जैसे आप इसे एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे, यू विल गेट, तुरंत आपको एक नया एसिड मिलेगा जिसका नाम होगा हाइपो एसिड। क्या नाम होगा बेटा? हाइपो एसिड। अब देखिए व्हाट इज हाइपो एसिड। तो ये H2SO7 बना था, इससे मैंने एक O माइनस कर दिया, तो बताओ क्या बन गया? H2S2O6। क्या नाम होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ये काम मैं यहां पे कर देता हूं, क्या माइनस कर देता हूं? एक ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा? H4P2O6। क्या नाम होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यानी 2 मोल कोई एसिड लीजिए, 1 मोल वाटर निकालिए, उसका पायरो एसिड बन जाता है, बना दिया। पायरो एसिड बनाने के बाद एक उसमें से ऑक्सीजन माइनस कर दीजिए तो हाइपो एसिड बन जाता है। तो आपने आइए स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए उसने कहा है कि स्ट्रक्चर बनाइए H2S2O7 का, 2 एसिड लेके 1 मोल वाटर निकालिए, पायरो एसिड बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया। एक ऑक्सीजन ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड जो नया बनना था उसे हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? हाइपो एसिड। और हाइपो एसिड में कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला। यानी हाइपो एसिड में कौन सा बॉन्ड है देख लीजिए, ये वाला S और S के बीच में, जबकि यहाँ कौन सा बॉन्ड है? एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आया कैसे बनाया है? तो ये क्या है? फास्फोरिक एसिड। ये क्या है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज दैट? इट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो समझ में बात समझ में आई बेटा कैसे बनते हैं मेटा एसिड्स? कहीं कोई डाउट लग रहा हो देख लीजिए। अभी मैंने पॉलीमराइज भी बताऊं, क्लियर है इतना? अब चलिए हम एक एक से मिल लेते हैं। पॉलीमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यहीं पर H3BO3 लिया था तो H3BO2 बना था, सॉरी HBO2 बना था, मेटाबोरिक एसिड। अब इसका अपने को क्या बनाना था? स्ट्रक्चर। देन हाउ कुड वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो मैं 6 मेंबर के लिए हमेशा स्टेबल होती है। अब ये बताइए और कौन से बॉन्ड होंगे? तो H3PO4 में एक तो OH बॉन्ड था, तो ऐसे ही रहेगा सब में। इसमें भी आएगा बेटा एक ये बॉन्ड, इसमें भी आएगा एक ये बॉन्ड। बोल भाई क्या समझ में आया? इतना कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सभी में होगा ये बॉन्ड, मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा होगा इसमें बॉन्ड ना हो। ये तो बना देता हूं, जगह कम दिख रही थी, सही है। और कौन सा बॉन्ड होता है? पी डबल बॉन्ड O, इसमें भी बना दो, लीजिए स्ट्रक्चर बन गया। कोई डाउट नहीं है किसी भी फार्मूले में? पक्का? तो आपने कोई एसिड लिया था, ठीक है, और जब आपने एसिड लिया था तो आपने क्या किया था? आपने कोई एसिड लिया था और एसिड से ऑल एसिडिक H माइनस कर दिए थे एज होल नंबर ऑफ H2O, तो आपको मिल गया था एसिड का एनहाइड्राइड। बॉन्ड्स के बारे में केवल ऑल द बॉन्ड्स आर सेम एज एसिड, केवल OH बॉन्ड्स मिसिंग होंगे बस। और यदि एक से ज्यादा बार है तो एलिमेंट 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 ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड में भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो सकता है। बना दीजिए। कोई डाउट हुआ बताइए? स्ट्रक्चर आपके सामने, कहीं कोई डाउट लग रहा हो? अब तुमको सर एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड तो आया नहीं। इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि P2O5 किसमें चेंज हो जाता है? P4O10। मुझे P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो P2O5 डाइमराइज हुआ है, यानी पॉलीमराइज तो हो ही गया ना, तो पूरा स्ट्रक्चर ट्राइस आ गया, तो मैंने ऑक्सीजन को सेट कर दिया सबको। इसका स्ट्रक्चर बन गया है P4O10 का। क्लियर बेटा? इसी तरह से थोड़ा सा N2O3 का, कुछ लोग इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना देते हैं, N सिंगल बॉन्ड N, देखना डबल बॉन्ड और एक इधर इस पर क्या होगा? लोन पेयर, ऐसे करके बना दीजिए। इधर क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे और एक डबल बॉन्ड। जब 2 बार सेंट्रल एटम आया तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है? N सिंगल बॉन्ड N या NN बॉन्ड। तो मैंने आपको यही सिखाया था बेटा कि जब भी पॉलीमराइज होगा, डाइमराइज होगा, ऐसे देखते हैं हाइपो यानी कम हो जाना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। पर किसी भी पेरेंट एसिड के, पायरो एसिड में, मेटा एसिड में और एसिड एनहाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम है पेरेंट एसिड का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी कोई चेंज नहीं आता, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी N2O5 को N2O4 में बदलेंगे, बस ये ऑक्सीजन गायब, और ये ऑक्सीजन गायब होते ही ये बॉन्ड है। इसी तरह से एक ऑक्सीजन ये गायब और ये बॉन्ड ऐसे। कुछ समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बन गया? अब इसी से N2O3 बनाना है बेटा, तो हमें कोई एक ऑक्सीजन तो हटानी है, लेकिन मुझे N2O3 बनाना है, तो अब मैं जिस ऑक्सीजन को हटाऊंगा इसको हटा दूंगा, तो N2O3 बन गया। Cl2O5 बनाना होगा, मान लीजिए, तो कोई एक ऑक्सीजन हटा दूंगा, देखिए अपने हिसाब से सेटिंग करूंगा। तो ऐसे एनहाइड्राइड को सिंपल वाला एनहाइड्राइड बनाए तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी सेम। तो ये थे बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स, खत्म हुए। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगली हेडिंग पर। और से ज्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, स्ट्रक्चर खराब होगा। मतलब ये है यदि मुझसे कहा जाए कि HNO, मुझसे कहा जाए कि HNO3 का एक स्ट्रक्चर तो ये रहा, ऐसे बनाया, और एक स्ट्रक्चर ये रहा, कम से कम ये सही है, ये गलत है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 5, और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, संभव नहीं है, मैक्सिमम 4, और यहाँ नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं चेक कर लीजिए, छवि मिलेंगे, स्ट्रक्चर खराब होगा। मतलब ये है यदि मुझसे कहा जाए कि HNO में 2 में 6 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपके इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो चलेंगे, पर यदि वो 8 से ज्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, स्ट्रक्चर खराब होगा। मतलब ये है 2 पर आते हैं, कहता है लुईस स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज, जिसे हम फॉर्मल चार्ज भी कह देते हैं, आप केवल चार्ज लिख सकते हैं, विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल। एग्जाम से नजर आ रहा है, देखो जितने बॉन्ड इसमें है उतने बॉन्ड इसमें भी है, पर ये न्यूट्रल है विदाउट चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज के साथ है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मल चार्ज हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। यदि चार्जेस हैं, जैसे एग्जांपल इसका भी बना के देखते हैं भाई, सपोज करिए आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिया गया, देखिएगा HO डबल बॉन्ड NO प्लस, ऐसे करके दिस वन इज द स्ट्रक्चर गिवन टू अस। और एक स्ट्रक्चर दिया गया है HON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस एंड माइनस। तो बॉन्ड्स गिने कितने? 2 1 3 4 5, 1 2 2 4 और 1 5, बॉन्ड दोनों में सेम है। सही है, ऑक्टेट भी सबकी कंप्लीट दिख रही है मुझे, कोई कंप्लीट ऑक्टेट वाला भी नजर नहीं आ रहा। पक्का? अब पूछा कौन ज्यादा स्टेबल, तो कौन ज्यादा स्टेबल ये वाला, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज 2 हैं, इसमें चार्ज देखिए 1 2 3 4, कितने सारे चार्जेस। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों पे चार्जेस, ऊपर वाले रूल सेम आ रहे हैं, दोनों पे चार्जेस हो, जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। सहमत है? इन विच इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर वाले तो बना ही चुके हैं, मैंने ऊपर वाले हटा दिया भाई। एग्जांपल से समझता हूं, देखना ध्यान से। वो कह रहा है कि आपके पास, वो कह रहा है नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एंड पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, विल बी
will be more stable. But if यदि नेगेटिव चार्ज ऑन लीना है यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एंड पॉजिटिव ऑन मीना है यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मीना, इट विल बी लेस स्टेबल। कैसा हो जाएगा? कम स्टेबल। आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। क्यों? यदि आपका एलिमेंट कैसा है? मीना, कैसा है? मीना, तो ये कैसा चार्ज आएगा? माइनस, स्टेबल होने के लिए। और यदि आपका आइटम कैसा है? LENA, लीना, तो ये कैसा चार्ज आएगा? लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। और ये चाहेगा मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव ऑलवेज। इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी, तो ये हमेशा स्टेबिलिटी को कम करेगा। और अनलाइक चार्ज है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम कहते हैं लाइक चार्जेस प्रेजेंट हो एडजेसेंट एटम पर तो ये डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। तो ये 5 पॉइंट है बेटा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इनके एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 2 कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल ऑलवेज। यदि हमारे पास 2-3 स्ट्रक्चर हैं उसमें कुछ में चार्ज है कुछ में नहीं है, तो जिस स्ट्रक्चर पर कोई चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है देन द स्ट्रक्चर हैविंग फॉर्मल चार्ज, उस स्ट्रक्चर से जिसमें चार्ज होता है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा सभी स्ट्रक्चर में यदि चार्जेस हैं देन द स्ट्रक्चर विद लीस्ट फॉर्मल चार्ज, जिसमें चार्ज कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिस पे चार्ज ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फिर मैंने कहा था कि 2 स्ट्रक्चर है दोनों में बराबर चार्जेस हैं, तो मैंने मीना लीना का तरीका सिखाया था। मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज यदि मीना जी पर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो स्टेबल होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज लीना पर है तो स्टेबल नहीं होगा यानी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज ऑन मीना पॉजिटिव चार्ज ऑन लीना होगा तो मोर स्टेबल होगा, और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होगा तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो याद है बेटा। लास्ट में मैंने कहा था कि लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम, अड़ोस पड़ोस में लाइक चार्जेस हमेशा स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। क्लियर है? लीजिए सामने कुछ 4th के बाद हो जाएगा 2nd और सबसे कम होगा 3rd। एक रूल लगा के देख, सही ना। कोई चार्ज नहीं है, मैक्सिमम कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, सबकी ऑक्टेट पूरी। यहाँ ऑक्टेट से बाहर चला गया, सबसे खराब स्ट्रक्चर लास्ट में। इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? यहाँ चार्ज कम है, यहाँ चार्जेस बहुत ज्यादा है, जहाँ चार्ज कम वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा। सिंपल सा तरीका। तो आंसर है सबसे ज्यादा स्टेबल 1st, 4th, 2nd देन 3rd। तो ऊपर वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। मीना लीना में देखिए, पहले ये देखिए यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं या 4 बनाए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है, यहाँ भी ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है, तो ऑक्टेट सबकी पूरी है। या नंबर ऑफ बॉन्ड 3 और 1 4 या 2 1 3, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मीना लीना तो बाद में देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp। वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की। ये हम पीछे भी सीख चुके हैं, मैंने आपको चीज सिखाई थी कि जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 50% s है 50% p है, जब sp2 है तो 33% s है, और जब sp3 है तो केवल 25% s है। तो s कैरेक्टर ज्यादा तो ये हो गया कैसा? मीना। और मीना पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और लीना पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को घटाता है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, वो मीना होगा जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ परसेंटेज ज्यादा है, ये मीना है। मीना पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, लीना पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल। रिवर्स, क्योंकि लीना पर पॉजिटिव स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मीना पर पॉजिटिव स्टेबिलिटी घटाएगा। तो ऐसे करके हम स्ट्रक्चर्स की स्टीम बॉन्ड बना रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेबिलिटी। चल भाई, तो ऊपर वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। मीना लीना में देखिए, पहले ये देखिए यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं या 4 बनाए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है, यहाँ भी ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है, तो ऑक्टेट सबकी पूरी है। या नंबर ऑफ बॉन्ड 3 और 1 4 या 2 1 3, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मीना लीना तो बाद में देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक दूसरे के पास आते हैं, अप्रोच टू ईच अदर या कम्स टू क्लोज एंड मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड बनाते हैं तो उनके वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक मैक्सिमम कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन या एरिया बिटवीन द न्यूक्लियसेस ऑफ 2 एटम, 2 एटम के न्यूक्लियसेस के बीच में। और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियसेस को आपस में जोड़ देती है एंड वर्क्स एज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का काम करती है। यह है इनिशिएटिव ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहते फिर क्या होता है? आइए इसको ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये वो पॉइंट है जहां पर मिनिमम एनर्जी है। यदि मिनिमम एनर्जी है तो यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, और मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। और हर मॉलिक्यूल क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या बनाता है? बॉन्ड। तो इस पॉइंट पर आकर वो क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा, और ये उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड बना है तो एनर्जी 0 से कितनी कम हुई है? देखिए इतनी एनर्जी कम हो गई है। तो बॉन्ड बनने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक नाम हो जाता है। इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड एनर्जी। देख ले भाई, क्या बात समझ में आई है कुछ? यानी जब 2 एटम्स एक दूसरे के पास आए तो एनर्जी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पर एनर्जी कैसी हो गई? मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी होते ही स्टेबिलिटी कैसी हो गई बेटा? मैक्सिमम। जैसी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हुई, मैक्सिमम अट्रैक्शन हुआ, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या बन गई? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड बनने में जो एनर्जी का लॉस हुआ वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एनर्जी। यानी और यहाँ पे आने के बाद इनके बीच में क्या हो गया है कि ये पहला आइटम था, ये दूसरा आइटम था, और ये इनके बीच क्या हो गई है? बॉन्ड। तो समझ में आया? तो ये दोनों when two atoms comes to close, when two atoms comes to close and make a covalent bond, then their valence atomic orbitals, their THEIR, their उनके, then their valence atomic orbitals overlaps with each other, their valence atomic orbitals overlaps with each other to produce a maximum common electron density area और region, जिसे कहते हैं region, 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 maximum electron density area or region between the nucleuses of 2 atoms, between the nucleuses of 2 atoms, which binds up both the atoms, which binds up, जोड़ देती है, which binds up both the atoms and works as covalent bond, which bind up both the atoms and works as covalent bond।
फुल स्टॉप। ये था भाई आपका। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी लगेगा क्या, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इनके बीच में भी लगेगा क्या, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसके और इसके बीच में। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच में लग रहा है, याद रखना इनके बीच में, ये तीसरा है। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और बॉन्ड बनने के बाद में ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और दो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन भी आ जाता है। देख लीजिए बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई है? इतने तरह के फोर्सेस होते हैं। तो इसीलिए जब आप इसे पास लाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब इनके बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। यदि मैं और पास लाने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियस के पास आते ही इंटर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का रिपल्सन बढ़ने लगता है। इन वाले इलेक्ट्रॉन को और पास लाओगे तो इनका रिपल्सन बढ़ने लगता है, और रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती है, और बॉन्ड टूट जाता है, एक अपने रास्ते एक दूसरे समय स्ट्रांग होगा। ये क्या चीज हुई? ये चीज हुई बेटा कि सपोज करिए कि दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, या दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स हैं, या दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड्स हैं, ऐसे करके। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में यही तो आपने बोला था कि यदि एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, दो इलेक्ट्रॉन की कॉमन डेंसिटी आएगी। यदि दो बॉन्ड्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी। यदि 3 बॉन्ड्स हैं तो 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन की कॉमन डेंसिटी आएगी। तो जैसे जैसे कॉमन डेंसिटी बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन स्ट्रांग होगा, एन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कौन होगा, ओ डबल बॉन्ड, फिर कौन होगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी। फिर मैं कुछ और आप इसे करते हैं, ये सीखना। जितनी कम उतना वीक बॉन्ड आराम से टूट जाएगा भाई, सही बात है ना, क्योंकि कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। इसी तरह से वो कहता है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच भी एक बॉन्ड है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच भी एक बॉन्ड है, और आयोडीन और आयोडीन के बीच भी एक बॉन्ड है। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा एबनॉर्मल सा है देख। और ये एबनॉर्मल बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होने का रीजन समझ में क्या रहा है। सभी पे 3-3 लोन पेयर है, इस पर भी और इस पर भी। पर फर्क ये है कि क्लोरीन का साइज जो है ना थोड़ा बड़ा है। यदि साइज बड़ा है तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दूर है तो रिपल्सन कम है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, पास पास है। यदि पास पास है तो इनमें रिपल्सन ज्यादा है, यदि बोलते हैं यहाँ लेस रिपल्सन है, यहाँ मोर रिपल्सन। तो छोटा साइज होने के कारण इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा हो गया बॉन्ड कमजोर हो गया, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बिल्कुल इसी तरह से एकदम सिंगल बॉन्ड्स और देखें, एक O और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक S और S के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रांग होता है SS वाला। बिल्कुल वैसे जैसे ClClFF से स्ट्रांग है, ऐसे सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो जाता है ना, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो याद रखिए अब ये डबल बॉन्ड जो होता है ये OOSS से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है डबल बॉन्ड्स के केस में, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन कम हो गया और कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट होने लगती है। तो ऐसे में O और O का बॉन्ड जो है वो S और S के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है जब ये बॉन्ड डबल होता है। क्या एग्जांपल बेटा समझ क्लियर है बेटा इतना? आइए थोड़ा सा इसी को और होगा एक बॉन्ड से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, और ये एक चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। कैसे ऐसा क्यों बेटा? बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कॉमन ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्ट स्ट्रांग है तो दोनों पॉजिटिव को बहुत पास ले आएगा। जब पास आ जाएगा तो न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो न्यूक्लियस पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। जैसे यदि मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं यहाँ पर तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। यदि हम इस पर आ जाए तो इसकी कितनी है, 1.33 या 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी कितनी है 1.20 या 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाइए बॉन्ड लेंथ घटेगी। यानी दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो उतना स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बेटा बॉन्ड्स के। जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन इन सब के बॉन्ड ऑर्डर्स 1 है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग। समझ में आया बेटा ऑर्बिटल्स? कहते हैं सर ये डबल क्यों है, वो स्फेरिकल क्यों है? सिंपल सी चीज है, जो न्यूक्लियस के करीब है न्यूक्लियस उससे ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। जब ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचेगा तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में ही ऐसे करके फैलेगी, और ये जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, मिनिमम। तो देखिए मिनिमम सरफेस एरिया में तो यही सुना है कि किसका होता है, स्फीयर का। देखिए स्फीयर बन गया। और जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा, दूर गया तो थोड़ा सा तो न्यूक्लियस से अपनी तरफ खींचेगा ही, और अंदर के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। कैसे? ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी डेंसिटी को अपने से रिपेल करेगा दूर की तरफ, और ये न्यूक्लियस इसकी डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ ऐसे करके। तो ऐसा शेप आ जाएगा, कैसा, ऐसा डंबल जैसा। तो ये शेप किसका हो गया, पी ऑर्बिटल्स का। तो समझ में आया बेटा? तो पी ऑर्बिटल का क्लोवर लीफ, पत्ती जैसा, और ये कहलाता है बेबी सूतर या डफ नट, नाचता हुआ बेबी। बेबी देखा ना, वॉशिंग पाउडर में लड़की स्कर्ट पहनते थे, गोल गोल घूमते, फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक ऐसे ऊपर उठ जाती है, ऐसे ही बस घूम रहा है, फ्रॉक जैसा उठा हुआ है, तो बेबी सूत्र इसको डफ नट। और एक नाम और दे देते हैं DOUGH, डफ नट। वो बीच में से थोड़ी दबी होती है ना, डफ मूंगफली जिसे कहते हैं, देखा होगा उसी शेप का दिख रहा है, इसको डफ नट नाम दे दिया है, डफ नट शेप। तो बेबी सूत्र ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल के शेप बेटा ऐसे होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर आएगी, ये क्या है, कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा। और जब बेटा यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से देखना, प्लस प्लस, जब यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं आई, मान लो कहां मिल गई, एक्सिस के ऊपर, मान लो कहां मिल गई, एक्सिस के नीचे, कहीं और मिले, मतलब इस एक्सिस पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ना मिले, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पाई बॉन्ड। तो बता भाई अट्रैक्शन कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है बीच में, तो यहां भी इनमें अट्रैक्शन थोड़ा होगा, ऐसा नहीं ऐसे करके खींचेंगे, और यहां अट्रैक्शन कम होगा, यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यदि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा क्या, पीपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, इनको नाम दिया जाता है SS ओवरलैपिंग। ये कुछ नहीं है, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने बस ऐसे खींच दिया है दोनों न्यूक्लियस की तरफ, जिससे ये सिलेंड्रिकल हो गई, यानी इसी डेंसिटी को खींच के दिखाया है, जिससे ये कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। तो पहले ऐसी थी, देखिए शेप दिखाता हूं, पहले ऐसे शेप में थी, ठीक है, ऐसे। तो ये थी पहली ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। चलिए दूसरी ओवरलैपिंग क्या आ जाती है बेटा, SS के बाद SP ओवरलैपिंग है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका था, इन्होंने ओवरलैप करके क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन H एंड F। बॉन्ड बना है 1s और 2pz के बीच में, तो नाम दे दिया सिग्मा 1s 2pz बॉन्ड। ये दूसरी ओवरलैपिंग है, कॉल्ड SP ओवरलैपिंग। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कौन सी होगी, सिग्मा। नाम क्या देगा, सिग्मा pz बॉन्ड। ये x एक्सिस होती तो psp है, दूसरे pp ओवरलैप जिसमें पाई बॉन्ड बनता है। फिर मैं आपको और कुछ पाई बॉन्ड सिखाता हूं जो p और d की ओवरलैपिंग से, d और d। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, मैं इसको पास लाया, ऐसे लाता जाऊंगा, ऐसे मिला दूंगा, मिल गया ना ऐसे। ये ओवरलैपिंग, अब देखो इनकी कितनी कम है, बस टच कर रहे हैं, लेकिन फिंगर परपेंडिकुलर वाले ने पाई बॉन्ड, यानी एक बना होगा पाई और एक बना होगा सिग्मा। इसका मतलब कितने बॉन्ड बना दिया आपने, यहाँ पर आपने बना दिया है O और O के बीच 2 बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड बना है आपका सिग्मा, किसके बीच में, 2pz के बीच में, और एक बॉन्ड बेटा आपने जो बनाया है वो बना है ये वाला, कौन सा, पाई, और ये किसके बीच में बना है, 2py, 2 माना z को।
तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा क्यों मानते हैं? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बेटा। एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अब किसी को भी इंटरन्यूक्लियर मान लो, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक कहते हैं तो कहा जाता है कि पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट, पाई बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता अलोन, अकेले, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है सिग्मा बॉन्ड के साथ। ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। हालांकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसे सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है दो एटम के बीच का सिंगल बॉन्ड बिल्कुल पाई हो सकता है, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड्स हो दोनों पाई हो सकते हैं, एक सिग्मा एक पाई भी हो सकता है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि कोई भी बॉन्ड सिग्मा और पाई बन सकते हैं। पर वीबीटी कहती है कि पाई से पहले सिग्मा बॉन्ड का बनना जरूरी है और दो बॉन्ड्स में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होता है। सर सही कौन सी है? दोनों सही है। एमओटी ज्यादा मॉडिफाइड है तो हम एमओटी को ज्यादा तवज्जो देंगे, बाकी दोनों ठीक है। देखिए तो ध्यान से देखना, ये रहा पहला नाइट्रोजन और ये रहे इस नाइट्रोजन की 3 एक्सिस, ये वाली एक्सिस z है, इसे x मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं y। तो जरा देखना कुछ ऐसी पोजीशन होगी, ये रहा पहला pz, ये रहा pz के परपेंडिकुलर रेड वाला px, कौन सा रह गया py, इसके लिए भी कलर बदल देता हूं, ये ग्रीन वाला y एक्सिस पे। तो आपने कुल मिला के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कैसे होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बेटा? क्योंकि लगता है कि ये दूर दूर हो गए हैं और ये पास पास, ऐसा कुछ नहीं। ये लाल वाला इस हरे वाले पे कोई डिस्टेंस करेगा, कोई डिस्टेंस नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंट। समझ में आई होगी ये ओवरलैपिंग आपको? कहीं कोई डाउट तो नहीं बेटा? नजर डाल लीजिए, मैं इसे हटाता हूं। y एक्सिस है, dxy और py से ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? दिस बॉन्ड इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसे? पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड है? p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना p पाई d पाई बॉन्ड है। नाम क्या है? p पाई d पाई बॉन्ड या पाई p d बॉन्ड। और p कैसे? p y तो dxy। तो याद रखिए यदि होगी, ठीक है ना? इसी तरह से मान लीजिए ये dy z होता तो py या pz ले लेते हैं इसी तरह से। चल भाई और आगे बढ़ जाते हैं। तो बना था जो आपने p और p की ओवरलैपिंग से देखा, एक पाई बॉन्ड्स ये बने हैं जो d पाई या p पाई d पाई बॉन्डिंग से यानी p और d ऑर्बिटल के मिलने से बन रहे हैं, जहां बॉन्ड d ऑर्बिटल के ओवरलैप से भी बन सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और इनकी डेंसिटी क्योंकि अलोंग द न्यूक्लियस होती नहीं, कभी बिटवीन द न्यूक्लियस होती है, मतलब एक्सिस के बीच में आती है, अलोंग द एक्सिस कभी आती है। एक्स वाई जेड जेड जो होती हैं ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती नॉर्मली। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये बेटा अलोंग द एक्सिस आ नहीं पाती, ये बिटवीन द एक्सिस आती है डेंसिटी। और जब तक डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं होगी तब तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो नॉर्मल पाई है और एक वाई जेड है, क्या इनसे बनेंगे? तो नहीं भाई, इनसे नहीं बनाने जा रहे। dxy और dy z से नहीं बनाएंगे, ये याद रखिए। क्लियर है? तो हम केवल किससे फिलहाल बना रहे हैं? इनके साथ जो लिखे, बाकी के साथ हम कोई ओवरलैपिंग्स नहीं करा रहे हैं अभी। तो यदि हम ओवरलैपिंग 1s और 1s की करें तो ये ज्यादा एफिशिएंट होगी 2s और 2s से, ये ज्यादा एफिशिएंट होगी 3s एंड 3s से। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू देखनी है और यहाँ की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ की वैल्यू कितनी है 3। ये मेरी बात समझ में आई बेटा? इसी तरह से मैं बोलूं कि मैंने एक कराई है 2p और 2p के लिए, क्या समझ में आया बेटा? कैसे देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? यानी जो n वैल्यू है, जो वैल्यूज लिखी है 1 2 3, हमेशा याद रखिए जितनी ज्यादा होगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी कम। यानी स्ट्रांग बॉन्ड 1s की ओवरलैपिंग से बनेगा कि 2s की? तो हम कहेंगे 1s एंड 1s क्यों? तो लुक हियर, ये भी नॉन डायरेक्शनल और ये भी नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल और ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल। तो अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी? इसमें डायरेक्शनल ज्यादा, ये डायरेक्शनल ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी, इसमें डायरेक्शनल कम, इसमें तो नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी? p और p। मैंने बताया था ना कि एसएस में केवल 33% आता है, पर इस तरह नहीं कराएंगे हम कोई भी, सब कोएक्सियल है, कोई लेटरल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए सब में। समझ में? पहली टिल्टेड था, ये दोनों टिल्टेड तो बड़े आराम से मिल जाएंगे, पर ये उतना आराम से नहीं, इन्हें मिलाना पड़ा और इन्हें मिलाने के लिए सिग्मा बॉन्ड भी बनाना पड़ा था, याद है ना? पर ये बड़े आराम से मिलने को ध्यान से। तो इसीलिए ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैपिंग किसकी है? डी पाई की, क्योंकि वो ऑलरेडी टिल्टेड। चलिए मैं हटा नहीं रहा, कुछ बनाना बना लीजिए। तो ये ऊपर जो लिखा है ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड्स के लिए, नीचे जो लिखा था थोड़ी देर पहले वो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग थी सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। इसे कहते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग्स। अब चलिए एक क्वेश्चन है, उसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बन रहा है और पाई बॉन्ड में एरिया ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा सबसे कम आता है। क्लियर बेटा? तो ये क्लास होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं कि डिफरेंट टाइप के? तो हम बोलेंगे बेटा एक बॉन्ड अलग टाइप का होता है, 3 बॉन्ड सेम टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअली जब मेथेन में कार्बन के इन 4 बॉन्ड्स को देखा गया तो ये पाया गया कि चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। यानी जैसा ये बॉन्ड है वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है। सबकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, यानी ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे हम इस थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब हम इस थ्योरी से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिन होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यानी आपके पास जब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल हैं और आप इन्हें सेम करना चाहें तो उसके लिए एक फिनोमिना दिया गया हमें, जिसे नाम दिया गया इंटरमिक्सिंग, यानी इन्हें मिला देना। कहते सर इंटरमिक्सिंग से क्या होगा? चलिए मैं आपको यही सिखाता हूं इंटरमिक्सिंग क्या होती है। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पर, आइए खाने पीने की बात करते हैं। मान लीजिए और ये कभी भी किसी आइसोलेटेड एटम या किसी मोनोवैलेंट एटम पर एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉलीवैलेंट एटम्स ओनली। इसमें हम करते क्या है, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी, इन्हें जब हम मिलाते हैं आर मिक्स्ड और उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, OH, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए यदि एक बॉन्ड बन रहा है केवल तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे, हाइपोथेटिकल कहीं पर भी बात सकते हैं पर हम नहीं करेंगे। इसी तरह से आइसोलेटेड एटम है उस पर हम बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्बिटल कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद रखिए किसी एक रंग के क्यों किया, तो किया तो मैंने इसीलिए था जो पीछे समझाया था अभी थोड़ी देर पहले।